हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के चैप्टर के सारे थ्योरम्स क्लास 9th के। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सर्कल में जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे सेंटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। आज हम लोग वो बेसिक वर्ड्स, बेसिक टर्म्स और सर्कल में जितने भी थ्योरम्स हैं वो सारे आज हम लोग क्लियर करेंगे। आपके आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने से आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस या एक्स्ट्रा जो भी बुक्स हैं आपके पास, उन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सारे थ्योरम समझ में आ गए। क्लास 9th में अपडेटेड कंटेंट के हिसाब से इस साल के जितने भी थ्योरम्स हैं मैंने वो सारे इस वीडियो में इजीली एक्सप्लेन किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर्कल। देखिए, जो चैप्टर का नाम है बेटा सर्कल, इस शेप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस शेप की डिफिनेशन समझते हैं, सर्कल होता क्या है। तो देखिए बेटा, सर्कल एक ऐसा राउंड शेप का फिगर है जिसके कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते। मतलब बेटा ये एक ऐसा शेप होता है जिसके कोई कॉर्नर नहीं होते। आपने इसके अलावा भी और भी बहुत सारे शेप्स पढ़े हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पर आपको कोई कॉर्नर नहीं मिलेगा, लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोग कोई स्क्वायर बनाए या हम कोई रेक्टेंगल बनाए तो आप देखेंगे, या फिर अगर हम ट्रायंगल भी कि डायमीटर क्या होता है, ये रेडियस का डबल होता है। और अगर हमें रेडियस निकालना हो और डायमीटर गिवन हो तो जब बेटा डायमीटर रेडियस का डबल है तो रेडियस डायमीटर का क्या होगा, जस्ट हाफ होगा। यानी अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आप रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट आता है कॉर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड? कॉर्ड क्या होता है? तो देखिए बेटा, जैसे हमने कोई सर्कल ड्रॉ की, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल में मैंने सर्कमफेरेंस को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ की। अब ये जो येलो लाइन है ये सर्कल के सर्कमफेरेंस को यहाँ पे भी टच कर रही है और सर्कल के सर्कमफेरेंस को यहाँ पर भी टच कर रही है। तो ये जो लाइन बेटा बनी है इसी को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डायमीटर कॉर्ड नहीं होता, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बल्कि डायमीटर तो समझिए सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। अगर आपसे पूछा जाए पूरे सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड क्या है तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारा डायामीटर ही है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्ड वो लाइन होती है जो सर्कल के बस सर्कमफेरेंस को दोनों एंड से टच करे। देखिए, एक ही इसकी कंडीशन है, कॉर्ड वो लाइन होगी जो सर्कल की आउटर बाउंड्री को दोनों तरफ से टच करे। ठीक है, अब इसमें नेसेसरी नहीं है कि ये सेंटर से पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन डायमीटर की कंडीशन ये होती है कि अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी लाइन को डायमीटर कहना चाहते हो तो ये दो कंडीशन जरूर फुलफिल करें। एक तो ये दोनों एंड के सर्कमफेरेंस को टच करे, मतलब सर्कमफेरेंस के दोनों तरफ से इसको टच करें, और दूसरा ये सेंटर से पास हो। अगर ये दो प्रॉपर्टी फुलफिल करती है लाइन तो इसे आप डायमीटर कहोगे। लेकिन कॉर्ड के लिए ये सेकंड प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉर्ड के लिए सेकंड प्रॉपर्टी जरूरी नहीं, यानी कॉर्ड को जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास हो। बिना सेंटर से पास हुई लाइन को भी कॉर्ड कहेंगे, लेकिन अगर पास हो भी जाती है तो भी वो एक कॉर्ड है, क्योंकि वो पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल कर रहा है जिसमें ये कहा गया है कि वो सर्कल के सर्कमफेरेंस को दोनों एंड से टच करें। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है, और बल्कि डायमीटर सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। और कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड वो लाइन होती है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को दोनों एंड से टच करे। अब नेक्स्ट आता है एंगल बाय सर्कल। देखिए, इसको हम लोग डिटेल में आगे थ्योरम्स में पढ़ेंगे, एंगल बाय सर्कल कैसे होता है। ठीक है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा आर्क। आर्क क्या होता है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने सर्कल है हमारा, ठीक है, ये पूरा सर्कल है और सर्कल का ये क्या है? सेंटर है। सेंटर से मैंने ये क्या ड्रॉ किया? सेंटर से मैंने ये क्या ड्रॉ किया? ये एक रेडियस है, और सेंटर से ये भी क्या है? एक रेडियस है। क्यों रेडियस है मैम? क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस की एक तरफ की दूरी को ही तो रेडियस कहते हैं, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है बेटा। और ये नीचे जो लाइन आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो सर्कुलर आउटर बाउंड्री है सर्कमफेरेंस की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज आर्क। क्या होता है ये? आर्क। अब देखिए, आर्क दो टाइप के हो सकते हैं, आर्क मेजर भी हो सकता है और आर्क माइनर भी हो सकता है। अब मेजर माइनर क्या है? देखिए, तो मेजर आर्क कौन सा होगा? ये जो ऊपर वाला आर्क है इसको छोड़ के बाकी सर्कल का जो रेस्ट पोर्शन बचा, ये जो ऊपर वाला आर्क है इसे मेजर आर्क बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला आर्क बना है अभी इसे हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं। ये आप साइज को देखकर बता सकते हो बेटा, मेजर मीन्स बिगर, माइनर मीन्स स्मॉलर। जो छोटा आर्क दिखेगा वो आपका माइनर आर्क होगा और जो बड़ा आर्क है वो आपका मेजर आर्क होगा। नेक्स्ट आता है बेटा सेगमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंट? सेगमेंट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, माइनर एंड मेजर। सेगमेंट भी दो तरीके का होता है, माइनर भी होता है और मेजर भी होता है। व्हाट इज अ सेगमेंट? सेगमेंट क्या है बेटा? तो सेगमेंट वो एरिया है, वो पोर्शन है जो कि कॉर्ड के नीचे बनता है।
यानी बिलो दी कॉर्ड, कॉर्ड के नीचे या कॉर्ड के ऊपर जो भी पोर्शन रेस्ट बच जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है सेगमेंट। मीन्स अगर मैंने यहाँ पे येलो कलर की क्या बनाई है, कॉर्ड बनाई है, तो ये जो नीचे का पोर्शन रह गया इसे बोलते हैं सेगमेंट। इट इज नोन एज सेगमेंट। अब आप खुद बताओ, ये वाला एरिया ज्यादा बड़ा है कि जो रेस्ट बच गया वो एरिया ज्यादा बड़ा है? जो रेस्ट बच गया वो एरिया ज्यादा बड़ा है। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो अभी आप लोग को ये बेसिक टर्म सारे समझ में आ गए कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होता है, एंगल बाय सर्कल क्या होता है, आर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। और आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया। और एक और चीज आपने सीखी क्या, कि जो डायमीटर होता है ये सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा थ्योरम्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो वर्ड्स हैं सर्कल, रेडियस, सेंटर, ये सारे वर्ड्स तो आपने क्लास 6 से 7th में 8th में इनिशियली अपनी क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका थ्योरम। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पहले थ्योरम पे आते हैं। तो पहला थ्योरम बोलता क्या है, पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। पहला थ्योरम कहता है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। पहले देखिए जब भी आप थ्योरम पढ़ें तो पहले सेंटेंस को थोड़े थोड़े पार्ट में पढ़िए, समझिए वो कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में जो कॉर्ड है वो इक्वल है। इस सर्कल में जो दो कॉर्ड्स बनी है दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये बात सवाल में गिवन होगी आपको। ठीक है, तो जैसे आपने ये सर्कल देखा, अभी मैंने आपको समझाया ओरिजिनल कॉर्ड, तो यहाँ पर आप देखो सर्कल के सरकमफेरेंस को दो तरफ से टच करने वाली लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड कहते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास हो, बिना सेंटर से पास हुए वाली लाइन को भी कॉर्ड कहते हैं। अगर हो जाती है सेंटर से पास तो वो कॉर्ड नहीं डायामीटर कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा हमारे पास दो कॉर्ड है और क्वेश्चन में गिवन है कि ये कॉर्ड कैसी है, एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स ये वाली कॉर्ड ये वाले कॉर्ड के क्या है, इक्वल है। यानी गिवन था कि कॉर्ड ए बी कॉर्ड पी क्यू के इक्वल है। तो अब बोला गया कि जब भी दो कॉर्ड इक्वल हो और इन कॉर्ड से सेंटर तक अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, ये सर्कल का सेंटर है, कॉर्ड के एंड से, कॉर्ड का एंड है ना बेटा, ये कॉर्ड एंड मतलब सोचते कॉर्ड का कोना, तो कॉर्ड के दोनों एंड से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें और वो सर्कल के सेंटर को टच करे और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल दोनों कॉर्ड से, जैसे इस कॉर्ड से भी मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, इस कॉर्ड के एंड से भी मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की सेंटर पे। अब सेंटर पे जब ये लाइन ड्रॉ होगी तो यहाँ पर देखिए एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं और इन दोनों कॉर्ड ने मिलकर सेंटर पे कोई एंगल बनाया तो वो दो एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब आपने लाइन एंड एंगल में पढ़ा है कि एंगल को कैसे लिखते हैं, नहीं लिखते तो मैं बता देती हूँ। जब भी हम लोग एंगल लिखते हैं बेटा तो ये 3 लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है, बाय यूजिंग 3 अल्फाबेट्स। तो जैसे यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एंगल जहां बन रहा है, जिस अल्फाबेट पे बन रहा है वो अल्फाबेट मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल का नाम आप क्या दोगे, एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू ओ पी के, एंगल क्यू ओ पी। हैंस प्रूफ अभी समझ में आया। तो पहला थ्योरम यही कहता है कि अगर हमारे सर्कल में दी हुई दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये दोनों कॉर्ड के एंड से सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि उनकी जो दो कॉर्ड्स थी जिनसे ये बन रहा है एंगल वो दोनों कॉर्ड भी एक दूसरे के इक्वल थी। तो ये समझ में आ गया आपको पहला। बेटा इसका जो सेकेंड थ्योरम है वो इसी का कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब मैं आपको बता दूं, कन्वर्स का मतलब होता है बेटा उल्टा। उल्टा मतलब यहाँ पर जो चीज आपको गिवन थी वो कन्वर्स में प्रूव करनी है, जो यहाँ प्रूव की है वो वहां गिवन होगी। तो अगर मैं इसका कन्वर्स आपको समझा दूं तो इसका कन्वर्स और कुछ नहीं बल्कि ये कहता है, देखिए इसका कन्वर्स ये कहता है कि अब की बार आपको सवाल में दिया रहेगा कि ये दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी, या आपको गिवन रहेगा कि इक्वल है। ठीक है, तो अब की बार आपको ये गिवन है कन्वर्स में कि एंगल इक्वल है। अगर एंगल इक्वल है तो ये एंगल जिस भी कॉर्ड के बेस से बन रहे हैं, मतलब ये एंगल जो बन रहे हैं इनके एंगल की जो लाइंस है ये किसी कॉर्ड से अटैच है, इस एंगल की भी लाइंस किसी कॉर्ड से अटैच है। तो अगर ये दो एंगल इक्वल होंगे तो ये जिस भी कॉर्ड से बन रहे होंगे ये दो कॉर्ड भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी हेंस ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। ये इसका जस्ट कन्वर्स है, जो आपने पहले थ्योरम पढ़ा, इस जो सेकंड थ्योरम है वो इसी
इसी का जस्ट उल्टा है। देखिए हम आपको स्टेटमेंट पढ़ के दिखा देते हैं। यहाँ लिखा है कि इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, बोला गया है कि अगर सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल बन रहा है अगर वो इक्वल होता है, यानी अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो वो किसी ना किसी कॉर्ड के द्वारा ही बन रहा होगा। तो ये जो पीछे की कॉर्ड है ये कॉर्ड भी एक दूसरे की क्या होगी, इक्वल होगी, इसका जस्ट अपोजिट। यानी आपकी बात देखिए आपको एंगल इक्वल गिवन है, यानी आपको एंगल AOB एंगल QOB के इक्वल गिवन है। अगर ये एंगल इक्वल है तो जो कॉर्ड थी AB और QB वो भी एक दूसरे के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड थ्योरम हमारी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत इजी है। देखिए परपेंडिकुलर क्या होता है, मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कोई भी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए इट्स नोन एज परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है हमारी। तो बोला गया है अगर सर्कल पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है सेंटर से, जैसे मान लीजिए सर्कल का सेंटर है पॉइंट O, यहाँ से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, अब देखो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ हो रहा है ये ड्रॉ हो रहा है एक कॉर्ड पे, ये कॉर्ड है ना, एक भी एक कॉर्ड है। क्यों कॉर्ड है, क्योंकि कॉर्ड की कंडीशन फुलफिल कर रही है ना, क्योंकि ये लाइन सर्कल की सर्कमफेरेंस को दोनों एंड को टच कर रही है। तो यानी ये एक कॉर्ड है सर्कल की। तो यहाँ पर थ्योरम ये कहता है कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन सीधी बनाई जाए जो कि सर्कल के कॉर्ड को टच करे, और वो ऐसी वैसी कोई लाइन नहीं है बल्कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये थ्योरम ये कह रहा है कि सर्कल के सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सर्कल के कॉर्ड तक, तो ये जहां पर भी कॉर्ड को टच करेगी, मतलब ये लाइन सर्कल के कॉर्ड को जहां पर भी आके टच करेगी, ये परपेंडिकुलर लाइन सर्कल के कॉर्ड को जहां पर भी आकर टच करेगी वहीं से ये कॉर्ड दो हिस्सों में बट जाएगा इक्वली। यानी ये पॉइंट से क्या कर रही है, ये परपेंडिकुलर लाइन हमारे कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। और जब भी कोई लाइन दो इक्वल पार्ट में बढ़ती है तो हम लोग कहते हैं वो क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर भाई बोला गया है कि अगर कोई सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को ड्रॉ किया जाए तो वो हमारे कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी वो हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो जैसे यहाँ गिवन था कि OC परपेंडिकुलर है AB के, तो अगर ये AC परपेंडिकुलर है हेंस तो हम कह सकते हैं कि कॉर्ड हमारे दो इक्वल पार्ट में टूट गया, यानी जितना AC होगा उतना ही CB होगा। ये समझ में आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट है आपका थ्योरम वो जस्ट इसका क्या है, कन्वर्स है। तो जो इसमें दिया है वो इसमें प्रूफ करना होगा, जो इसमें प्रूफ करना होगा वो इसमें गिवन था। देखिए द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर थ्रू द कॉर्ड। यानी अब की बार यहाँ पर दिया हुआ है कि एक लाइन ड्रॉ की गई है। अब वो लाइन क्या है उन्होंने नहीं बताया, वही तो प्रूफ करना है। इन्होंने कहा कि अब की बार सर्कल से एक लाइन ड्रॉ हुई और ये लाइन ऐसी ड्रॉ हुई कि इसने कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जहां पे इसने आगे कॉर्ड को टच किया वहीं से कॉर्ड हमारी दो इक्वल पार्ट में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। यानी आपकी बार ये गिवन था कि ये जो कॉर्ड है हमारी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, यानी जितना AO है उतना ही OB है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा कॉर्ड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो हेंस ये जो लाइन सेंटर से बनी है यहाँ पर ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो जब हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना था ना, इसीलिए इस थ्योरम में परपेंडिकुलर लाइन नहीं बोला, सिर्फ बोला लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये तो बहुत ईजी है। ये कहता है कि जैसे ये सर्कल का सेंटर है, अब आपने कॉर्ड देखा बना हुआ है, एक कॉर्ड ये बना है AB और एक कॉर्ड ये बना है PQ। तो बोला गया है कि सर्कल के सेंटर से अगर कोई दो कॉर्ड बनाई जाए, अगर कोई दो कॉर्ड है जो कि इक्वल है, जैसे गिवन है यहाँ पर कि हमारा AB कॉर्ड PQ के इक्वल है, AB कॉर्ड किसके इक्वल है, PQ के। अगर कोई दो कॉर्ड इक्वल है तो इन दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बराबर दूरी, इक्वल डिस्टेंस। कहाँ से, इन दोनों की कॉर्ड से एक दूसरे की बराबर दूरी नहीं है, सेंटर से एक दूसरे की बराबर दूरी है। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। हम लोग यहाँ पर सेंटर से बोल रहे हैं, उस कॉर्ड की बराबर दूरी होगी। ठीक है, अगर तब जब ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे की क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ पर वही कहा गया था कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से इन दोनों कॉर्ड की जो दूरी होगी वो भी एक दूसरे के इक्वल होगी, दे आर इक्वी डिस्टेंस। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसी का जस्ट कन्वर्स, इसका उल्टा नेक्स्ट थ्योरम था हमारा, जिसमें कहा गया कि जो कॉर्ड है ये इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से सर्कल के, तो वो दोनों कॉर्ड एक दूसरे की क्या होगी, इक्वल होगी। यानी अगर हम फिर से सर्कल ड्रॉ करें और यहाँ पर हम एक कॉर्ड बनाए और यहाँ पर ये गिवन हो आपकी बार कि ये दो लाइन इक्वल है, मतलब जैसे अभी आपने पीछे देखा था कि ये वाली लाइन किसके इक्वल है, आपकी बार ये गिवन। तो यहाँ पर ये गिवन होगा कि ये वाली लाइन ये O है, ये C है, ये R है।
ये M है, ये N है, ये L है, ये P है। मान लीजिए यहाँ पे ये गिवन है कि OC जो है ये OR के बराबर है, OC OR के बराबर है। अगर ये गिवन है कि सेंटर से कॉर्ड तक की दूरी बराबर है तो ये दोनों कॉर्ड भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये प्रीवियस जो भी मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया उसी का कन्वर्स था। अब नेक्स्ट आता है the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में पूछे भी हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं हम लोग, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब देखिए आर्क क्या है, तो मैंने ये अभी आपको पढ़ाया था व्हाट इज एन आर्क। जैसे ये देखिए ये ए बी जो लाइन है ये क्या है, ये लाइन है कॉर्ड, ठीक है, और कॉर्ड के नीचे आउटर बाउंड्री पे ये जो मैंने आउटलाइनिंग की है ये क्या है, ये आर्क है। देखिए आर्क वो आउटलाइनिंग है, वो सर्कमफेरेंस का एरिया है, लेकिन मैं अगर अंदर का हिस्सा पूछूं वो सेगमेंट है। तो आर्क और सेगमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, अंदर का हिस्सा सेगमेंट है लेकिन वो जो आउटर बाउंड्री है कॉर्ड के नीचे वो आर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर ये जो आर्क है इस आर्क से, अब ये देखो ये आर्क, अगर हम इस आर्क से सेंटर पे कोई एंगल बनाते हैं, ये जो आर्क है इस आर्क के इस एंड से मैंने यहाँ सर्कल पे एक लाइन खींची और इस आर्क के इस एंड से मैंने सर्कल पे यहाँ एक लाइन खींची, तो यहाँ पर देखा मैंने एंगल बनाया सेंटर पे। सेम इसी आर्क के एंड से मैंने सर्कल के किसी भी एरिया के सर्कमफेरेंस पे मैंने एक और लाइन खींची और यहाँ से भी एक और लाइन खींची। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आप आर्क के एंड से कोई भी एंगल बनाते हो, चाहे वो सर्कल के किसी भी जगह बनाए, जैसे यहाँ बनी है, अगर मान लो मैं यहाँ भी बना दूं सर्कल के, तो यहाँ पर भी अगर ये एंगल बन जाए तो सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा इसका ये जस्ट हाफ होगा। मतलब सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू इसकी दुगनी होगी। अगर ये x है तो ये 2x होगा, अगर ये 50 है तो ये 100 होगा, इसका दुगना होगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि यहाँ जो कॉर्ड है वो दो एंगल बनाता है, एक सेंटर पे बनाता है और दूसरा सर्कल के किसी भी सर्कमफेरेंस में बना सकता है, बशर्ते इस थ्योरम में एक ही कंडीशन लागू होती है कि जो भी एंगल बने, दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल सेम आर्क से बनने चाहिए। अगर ये सेम आर्क के पॉइंट एंडिंग पॉइंट्स को उठाकर बनाए जा रहे हैं तो बेटा सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू दुगनी होगी ऊपर बने हुए किसी भी जगह के एंगल से। मेरी बात समझ में आ गई आपको। यानी अगर आप सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे ये एंगल बना दो, ये एंगल की वैल्यू आपके सेंटर पे बनने वाले एंगल का जस्ट हाफ होगी। आप वो देंगे आपके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना वाइडन है, कितना चौड़ा है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो सर्कमफेरेंस पे बन रहा है उसकी वैल्यू कम होगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखिए यहाँ पर बोला गया है, ये भी उसका जस्ट कन्वर्स था, इन्होंने बोला कि अगर कोई भी एंगल सेम सेगमेंट में बन रहा है सर्कल के वो इक्वल होगा, यानी एंगल एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एंगल वाई के, अगर दोनों सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं। जैसे देखिए ये है, यहाँ पर देखिए ये सेगमेंट है, ये जो नीचे हिस्सा आप देख रहे हो ये सेगमेंट है, एरिया को सेगमेंट कहते हैं। ये आपने सेगमेंट देखा, तो इस सेगमेंट पे इसके सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक ये एंड पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, यहाँ पे हमने एक एंगल बनाया और इस सेगमेंट के इस एंड पॉइंट से मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया। तो ये जो दो एंगल यहाँ पर बने, अगर ये सेम सेगमेंट के एंड पॉइंट से बन रहे हैं तो बेटा इन दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल होगी, यानी जितनी x की वैल्यू होगी उतनी ही y की। अगर x की 50 डिग्री है तो y की भी 50 डिग्री होगी। अब नेक्स्ट आता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। बेटा बोला गया है कि अगर एक सेमी सर्कल है, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी सर्कल, कौन सी लाइन सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सी लाइन हमारे सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। वैसे ये लाइन डायमीटर होती है, मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आंसर। देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर ये लाइन बनी है AOB, ओ जो है हमारे सर्कल का सेंटर है, तो AOB क्या है, AOB इज अ डायमीटर, AOB हमारे सर्कल का क्या हुआ, डायमीटर हुआ। तो बेटा डायमीटर ही हमारे सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हमारे सर्कल को दो इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड करता है, डायमीटर। तो जो नीचे का सर्कल है ये आधा हुआ सर्कल का, और ये जो ऊपर का है ये भी सर्कल का जस्ट हाफ हुआ। तो जो सर्कल अगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो इन दोनों ही पार्ट को सेमी सर्कल बोलते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है बेटा कि एंगल जो बनते हैं सेमी सर्कल पे वो हमेशा राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है उनकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी। जैसे देखिए ये सेमी सर्कल है, अब इस सेमी सर्कल पे हमने सर्कमफेरेंस पे एक एंगल बनाया और उस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट आता है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अब यहाँ पर बोला गया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखिए बेटा, क्वाड्रिलेटरल आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। क्वाड्रिलेटरल हम उस शेप को कहते हैं जिसके 4 साइड होते हैं, जिसकी 4 साइड है, जैसे इस शेप की 4 साइड है, इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल कोई एक शेप नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेटा इसके अंदर 6-7 शेप्स आते हैं। स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, काइट, पैरेललोग्राम, ये सारे क्या है, सब क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इन सब के अंदर कितने साइड हैं, 4 साइड है और 4 एंगल्स भी ये बनाते हैं। अब यहाँ पर बोला गया बेटा कि अगर यही डिब्बा एक सर्कल के अंदर बनता और इसके कोने सर्कल की सरकमफेरेंस को टच कर रहे होते, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे सर्कल के अंदर बना है। अब देखिए बोला गया है कि अगर हम लोग इधर अपोजिट पेयर ले, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मान लीजिए, और इसके अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। मान लीजिए एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो मैं ये कहूंगी कि एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि एंगल एक्स और वाई का सब कितना है, जैसे ये देखिए यहाँ हमारा एक सर्कल है और सर्कल के अंदर देखिए क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। अपोजिट एंगल ध्यान रखना है, सेम पेयर पे, सेम लाइन पे नहीं, अपोजिट एंगल क्रॉस में। तो यहाँ नहीं, यहाँ जो एंगल वाई की वैल्यू होगी वही एंगल एक्स की वैल्यू होगी। अगर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों के सम की वैल्यू इक्वल होगी 180 के, यानी एंगल एक्स प्लस वाई का सम किसके बराबर होगा, 180 के। अभी 180 कैसे बना, वो स्पेसिफिक वैल्यू तो हमें नहीं पता कि एक्स की कितनी वैल्यू है, वाई की कितनी वैल्यू, वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि इनका सम 180 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे मैं P लिख दूं, यहाँ पे मैं Q लिख दूं, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि P और Q का सम भी किसके बराबर होगा, 180। और इसकी वजह से हम लोग कहते हैं एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल बी की भी ये कहती है कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों का सम किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। अगर किसी भी इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180। अब देखो ये इसका कन्वर्स है, ये जो नीचे वाला है ना, ये इसका क्या है, कन्वर्स है, कन्वर्स यानी उल्टा। तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर हो, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 के बराबर हो, तो जान लीजिएगा कि वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी, पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। बंद करते यार, बड़ी मेहनत लगी।